नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता प्रियदर्शनी फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हुई हूँ एक नए किस्से के साथ। हाँ, थोड़ा लेट सही, लेकिन मैं कुछ दिनों के टाइम के बाद, कुछ देर होने के बाद आई ज़रूर। तो कैसे हैं मेरे दोस्त? हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड काफ़ी मज़े में होंगे। तो चलिए फिर आज के किस्से के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत की अगर दो सबसे महान हस्तियों की बात करें तो उनमें अगर नाम लेना हो तो आते हैं हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का जी, जिनका नाम सबसे ऊपर आता है। मोहम्मद रफ़ी अगर सम्राट थे स्वरों के, तो हमारी लता जी स्वर की सम्राज्ञी हैं। फिल्म संगीत का जो सुनहरा दौर था, जिसको हम गोल्डन एरा भी कहते हैं, वह मुख्य तौर पर इन्हीं दोनों के गाए हुए गीतों के कारण उस दौर को इन्हीं दोनों के गाए हुए गीतों के कारण ही हम उस दौर को गोल्डन एरा कहते हैं। रफ़ी साहब और लता जी ने एक से बढ़कर एक कई सुरीले गीत गाए, जो दशकों के बाद भी हम सुनते हैं और गुनगुनाते हैं, और ये गीत हमेशा ही अमर रहेंगे। रफ़ी साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन लता जी आज हमारे बीच हैं, और वो उस अतीत की सुनहरी यादों की साक्षी हैं जो एक गोल्डन एरा के नाम से जानी जाती है। हमारी कामना है कि उस सुनहरे दौर की साक्षी बनकर लता जी हमारे बीच सकुशल बनी रहें, स्वस्थ रहें और सही सलामत रहें। इस वीडियो में मैं आपको रफ़ी साहब को लता जी द्वारा दी गई उस श्रद्धांजलि के बारे में बताऊंगी, जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब जी के इंतकाल के बाद लिख कर दी थी। इस रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद लता जी ने एक पत्रिका को श्रद्धांजलि दी थी, जो मोहम्मद रफ़ी साहब की पहली जीवनी मेरी आवाज़ सुनो में भी शामिल की गई थी। जिन संगीत प्रेमियों ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ी है, उनके लिए यह वीडियो में मैं लता मंगेशकर जी की उस श्रद्धांजलि को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि लता दीदी ने रफ़ी साहब को दी गई उस श्रद्धांजलि में उस श्रद्धांजलि के ज़रिए इस बात को भी उजागर किया था कि उन दिनों उन दोनों के बीच में कितना गहरा रिश्ता था, कितने क्लोज थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, कितने ज़्यादा निकटता थी, कितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी उन दोनों के बीच। ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई गई है। दरअसल मीडिया और रफ़ी साहब के फैंस के बीच में कुछ ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, उन दोनों में कुछ मनमुटाव रहता था। लेकिन इन बातों को बेमतलब ही तुल दिया जाता है। एक्चुअली में इन बातों का कोई आधार ही नहीं है। जिसे हम कहते हैं बेसलेस बातें, वो बिल्कुल बेसलेस ही हैं, उनका कोई भी आधार नहीं है। रियलिटी में दोनों के बीच असहमति तो थी, और कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना भी नहीं गाया था, और गाना गाना बंद कर दिया था, माना। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ गाने गाना शुरू कर दिया, और वह दूरी खत्म हो गई। दोनों ने फिर एक साथ गाने गाने शुरू किए, और दोनों में उसी तरीके से निकटता हो गई जैसे वो पहले नॉर्मली एक दूसरे के साथ थे। तो दोनों के बीच में कितनी गहरी निकटता थी, इस बात को जाहिर किया है, और ये बात बिल्कुल जाहिर होती भी है वह श्रद्धांजलि से, जो लता जी ने एक पुस्तक के ज़रिए मोहम्मद रफ़ी साहब जी के इंतकाल के बाद दिया था। इस बात को लता जी ने खुद कहकर कहा है। तो अब मोहम्मद रफ़ी साहब को दी गई लता जी के उस श्रद्धांजलि को पढ़कर सुनाती हूँ, जो उन्होंने एक पत्रिका को दी थी। इस श्रद्धांजलि में लता जी ने कहा था, रात के करीब 11 बजे होंगे, मेरे डॉक्टर राजीव शर्मा का फ़ोन आया। दीदी, एक बहुत बुरी खबर है, रफ़ी साहब नहीं रहे। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे जीवन का एक हिस्सा भगवान ने काट कर अलग कर दिया हो।
कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम कई कई दिनों तक नहीं मिल पाते थे, मगर इस बात का कोई एहसास नहीं होता था। लेकिन अब जब रफ़ी साहब नहीं रहे तो लगता है कि मैंने अपना ऐसा कुछ खो दिया है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर 3 दिन तक मैं सो नहीं पाई। डॉक्टर इंजेक्शन और गोलियां देते रहे। रफ़ी साहब से जुड़ी यादों के बारे में लता मंगेशकर कहती हैं, शायद सन 1947 की बात है। तब हम नाना चौक में रहते थे। वे पार्श्व गायक के क्षेत्र में मुझसे 1 साल पहले आ चुके थे। किस संगीतकार या किस फिल्म का गाना था यह भी याद नहीं है, मगर वे रिहर्सल करने हमारे घर आते और फिर घंटों बातें करते रहते। रफ़ी साहब उन दिनों शायद भिंडी बाज़ार में रहते थे। उनके भाई हमीद साहब अक्सर रफ़ी साहब को लेकर हमारे घर आ जाते थे। हमारी माता जी से खूब बातें करते और हमारे यहाँ खाना भी खाते। माँ ने एक बार उन्हें सोने का बटन बनवाकर भेंट भी किया था। लता जी कहती हैं, रफ़ी साहब जैसी रेंज बहुत कम गायकों की होती है, मगर वे सॉफ्ट गाना गाएं या पूरी खुली आवाज़ में गाना गाएं, हमेशा स्वीटनेस बरकरार रहती है। यही उनकी विशेषता थी। फिल्म संगीत में भी एक एक गायक का युग होता है। एक समय था जब सहगल साहब का युग था। सहगल साहब के सुरों से फिल्म संगीत महकता था। फिर रफ़ी साहब का युग आया। अब उस सुरीले युग का अंत हो गया है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी उनकी जगह नहीं भर सकता। नए लोग आएंगे, अपनी जगह बनाएंगे, मगर रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं, वो रफ़ी साहब ही रहेंगे। खुशी की बात यह है कि वे फिल्म संगीत के क्षेत्र में जिस शान से आए उसी शान से रहे और उसी शान से गए भी। वरना देखा जाए तो फिल्म वालों का अंत का समय बिगड़ जाता है, और ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे हम ऐसे हस्तियों के नाम सुनते हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई तो काफ़ी दिनों तक टिके भी रहे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनका एंड कुछ अच्छा नहीं रहा। तो इस वजह से वो उतने ज़्यादा याद नहीं किए गए जितने ज़्यादा हमारे रफ़ी साहब याद किए जाते हैं। लता जी कहती हैं, धर्म और अल्लाह में उनकी बहुत आस्था थी। मक्का मदीना भी हो आए थे। उनमें एक कलाकार का भोलापन था। जीवन में कभी उनके मुंह से किसी के प्रति कोई भी कुछ अनबनी सी बातें कह लीजिए या फिर कुछ बुरी बातें नहीं सुनी। पान, तंबाकू, शराब से सदा दूरी बनाए रखें। सामने वाला जो भी कहता भोलेपन से मान जाते। ना ही कोई तर्क और ना ही कोई विचार। ये थे हमारे रफ़ी साहब। चालाकी जैसी कोई चीज़ नहीं, चालाकी से कोई भी दूर का वास्ता नहीं। तो ये थे हमारे रफ़ी साहब। लता जी ने इस श्रद्धांजलि में कहा था, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रफ़ी साहब को हमेशा दूसरों की बड़ी चिंता रहती थी। एक समय ऐसा आया कि मैं सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर जय किशन जी के गाने गाया करती थी, शंकर जी के नहीं। फिर जय किशन जी का निधन हो गया। शंकर जी के पास काम कम हो गया। आर डी बर्मन जी की कोई रिकॉर्डिंग थी। उसी रिकॉर्डिंग के लिए पहले रफ़ी साहब मुझसे बोले, उसी रिकॉर्डिंग से पहले रफ़ी साहब मुझसे बोले, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप शंकर जी के लिए गाइए, वे बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको उनके लिए गाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, वो आएंगे तो मैं ज़रूर सोचूंगी। रफ़ी साहब दान धर्म भी जी खोल कर करते थे। उनको अगर भनक भी लग गई कि कोई भी संगीतकार आर्थिक रूप से परेशानी में है या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो उसकी मदद करते और इसकी खबर भी कानों कान किसी को नहीं होने देते। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं दोस्तों। अगर आज के ज़माने में तो देख ले तो काफ़ी कम, बहुत ही गिने चुने ऐसे व्यक्ति होंगे जो दान करते हैं और उनका नाम भी उजागर नहीं होता। तो ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब। उनकी मदद करते और इसकी किसी को भी खबर नहीं होने देते। एक बार एक रिकॉर्डिंग में मिले तो कहने लगे,
हम लोग इतने बरसों से काम कर रहे हैं, इज्जत से काम कर रहे हैं, यही बनी रहे, मगर नए लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते। सही बात है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के निर्देशन में मैंने एक गाना मन्ना डे और रफ़ी साहब जी के साथ गाया था। आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग में मैं किसी वजह से जा नहीं सकी, तो उस रिकॉर्डिंग को रफ़ी साहब जी के साथ ही किया गया, उनकी आवाज़ में किया गया। फिर मैंने उसे डब किया। फिल्म आसपास के इस गीत का मुखड़ा है, शहर में चर्चा है, आपने सुना होगा। थोड़ा सा मैं आपको गा के याद दिलाना चाहूँगी। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है, ये दुनिया कहती है, शहर में चर्चा है। यही मेरा उनके साथ अंतिम युगल गाना था। यही उनका आखिरी गीत था। आज जब रफ़ी साहब नहीं रहे तब मुझे लगता है सब यहीं छूट जाता है। सिर्फ कर्म रह जाते हैं जिनसे आदमी की पहचान होती है। बिल्कुल सही बात। उम्मीद है आप लोग भी इस बात से अग्री करते होंगे कि दोस्तों लाइफ में हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वही सारी चीज़ें रह जाती हैं। धन दौलत कुर्सी, ये सारी चीज़ों को शायद सब भूल जाते हैं। हमारा एक एक नेक काम हर एक इंसानों के लफ्ज़ों पे रहता है हमारे जाने के बाद। तो हमें हर वक्त ज़िंदगी में ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम नेक काम दूसरों के लिए कर सके, दूसरों के लबों पे खुशी ला सके, तो जितना हो सके अच्छे कामों पे ध्यान दें। तो दोस्तों आपने वह श्रद्धांजलि सुनी जो लता जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद एक पुस्तक में लिख के दी थी। यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपको लता जी और रफ़ी साहब का कौन सा युगल गीत सबसे अच्छा लगता है, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी अगर कुछ भी यादें, कुछ भी ऐसे किस्से आपके जहन में हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और क्या चीज़ें करेक्शन के तौर पे हमें लानी चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम सीखते आप सब से ही हैं। और कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ भी त्रुटियां हों जिसे हमें सही करने की ज़रूरत है, वो भी बताएं। मोस्ट वेलकम कमेंट्स में वो आएंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे होगा ये, मैं बार बार कहती थी और आज भी कह रही हूँ कि इससे होगा ये कि हमारे चैनल पे जो भी अपडेट्स आते हैं वो इमीडिएटली आपके पास एज अ नोटिफिकेशन चले जाएंगे और आप हमारे चैनल के नए नए अपडेटेड वीडियोस, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में किस्से होते हैं, उसके बारे में आप उनको देख सकते हैं। उन वीडियोस को उन पे कमेंट कर सकते हैं और हाँ, और पहले के जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बारे में अपडेट्स रख सकते हैं। इसी के साथ अब मैं अपने वीडियो का समापन करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ भी सुझाव वो भी लिखें। जाते जाते दोस्तों यही कहूँगी, फिर से मज़े में रहिए, खुश रहिए और ज़िंदगी को बहुत ही खुशनुमा और खुशहाल बनाइए। आपकी अमृता प्रियदर्शनी मैं फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।